हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मेरे बचपन के दिन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है ना, मेरे बचपन के दिन, आपके बचपन के दिन। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। उनकी हिंदी की किताब जिसका नाम है क्षितिज, और ये है चैप्टर नंबर 7, मेरे बचपन के दिन। और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आप सब लोगों ने महादेवी वर्मा का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर लिखा है जो प्रोज सेक्शन का है, और नाम से ही क्लियर है मेरे बचपन के दिन। तो जहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने बचपन के दिनों के बारे में बता रही हैं, बचपन के दिनों को याद करके बता रही हैं। तो थोड़ा सा हम लोग लेखिका महोदय के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना एजुकेशन प्रयाग इलाहाबाद में पूरा किया, और प्रयाग महिला विद्यापीठ में वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिंसिपल रही हैं, है ना। और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी कोशिश की। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद आप सब लोग समझ पा रहे हैं? छायावाद कविता की वो विधा होती है जिसमें शब्द कुछ और कह रहे होते हैं और भाव कुछ और होता है। छायावाद के कवियों में कुछ और जो बड़े नाम हैं उसमें से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, उनकी जो कविताएं हैं वो भी छायावाद की ही कविताएं रही हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी की जो कुछ काव्य संग्रह हैं उनके नाम हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं। गद्य का मतलब है प्रोज और कविता का मतलब है पोइट्री, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। तो इसमें से जो नाम है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये नाम, ये टाइटल पढ़ करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा सा रहा हो, जिसमें उन्होंने अपने पुरानी बातों को याद किया है, लिखने की कोशिश की है। महादेवी वर्मा जी को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। पद्म भूषण बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सम्मान है। महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। ये गौर करने वाली बात है, जिसमें उन्होंने स्त्री जीवन को लेकर के काफ़ी कुछ लिखा है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुँचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। अभी पिछले दिनों मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए था, शायद क्लास 9th के लिए है या 10th के लिए है, जिसका टाइटल है गिल्लू, जिसमें महादेवी वर्मा जी के बचपन की एक कहानी है, छोटी सी बात लिखी हुई है, जिसमें उन्हें एक गिलहरी से कैसे प्रेम हो जाता है और वो किस तरीके से गिलहरी को पाल पोस करके रखती हैं, और उसके साथ में उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उस लगाव को उन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे है कि महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली बहुत ही सरल एवं स्पष्ट है। शब्द चयन प्रभावपूर्ण है और चित्रात्मक, मतलब आपको ऐसा फील होगा इनकी रचनाओं को पढ़ने से जो आपके मन पर काफ़ी असर डालेंगे, और साथ साथ में आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप उस जगह पे मौजूद हो। कोई इलस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है, कोई ड्राइंग वहाँ पर
बनाई जा रही है, जो चीज़ें कही जा रही हैं उसके बारे में, और ये सारे के सारे काम महादेवी वर्मा जी के शब्दों के मार्फत हो रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, इसमें महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वो स्कूल में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनें, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो आइए हम ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो वर्मा जी लिखती हैं, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है और कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। तो हम सब लोगों को अपने बचपन से बड़ा लगाव होता है। मैं अभी भी जब ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है अपने बचपन के बारे में, जहाँ बचपन में मैं रहता था, बचपन के स्कूल के दिनों के बारे में, पढ़ाई के दिनों के बारे में, खेल कूद के दिनों के बारे में। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का ही जन्म नहीं हुआ था, और उसमें जब इनका जन्म हुआ होगा तो देखना है कि लोगों का रिएक्शन क्या है, कैसा रहा है। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। ओहो, कितनी तकलीफ की बात है। ऐसा बताया गया है कि जब पहले इनके घर के परिवार में लड़कियों का जन्म होता था तो उसे जन्म होते ही मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थीं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। तो यहाँ पर फिर से ये एक ध्यान देने की बात है कि महादेवी वर्मा जी हिंदी की बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही हैं और वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि उनके परिवार में उनके दादाजी फारसी और उर्दू जानते थे, जबकि उनके पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई उस तरह का बैकग्राउंड था नहीं। आगे वो कहती हैं कि मेरी माता जबलपुर से आईं तब वो अपने साथ में हिंदी लाईं। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं और पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चों में से किस किस ने पंचतंत्र पढ़ा है। पंचतंत्र में मोरल लेसन से रिलेटेड कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ बड़े अच्छे से बताई गई हैं, और इसमें जो कहानियाँ होती हैं अक्सर उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जंगल के जानवर होते हैं, लेकिन कहानी के अंत में बड़ी अच्छी नैतिक शिक्षा दे करके जाते हैं। अगर आप इसे ढूंढेंगे तो आपको किताब की दुकानों में पंचतंत्र की कहानियों की किताब मिल जाएगी। इस पर मेरे ख्याल से कार्टून स्ट्रिप्स की किताबें भी मिल सकती हैं आपको। तो लेखिका कहती हैं कि बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी ये शब्द आपके समझने के लिए है। जैसे आमतौर पर पुरुषों में जो लोग साहित्यकार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मनस्वी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तो विद्वान शब्द वहाँ पर हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए है विदुषी। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। तो लेखिका कहती हैं कि इनके दादाजी इनको विदुषी बनाना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि उनकी ये बच्ची उर्दू फारसी सीख ले, लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरे वश की नहीं थी। जब मैंने एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। तो लेखिका बता रही हैं कि कैसे वो उर्दू फारसी से दूर भागती थीं। वो कहती हैं कि माँ थोड़ी संस्कृत जानती थीं, गीता में उनकी विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी।
उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। तो आमतौर पर मिशन स्कूल में थोड़ा सा कैथोलिक, थोड़ा सा ईसाई वाला कल्चर होता है। मेरे मन में उसके प्रति कोई अलग भावना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मिशन स्कूल में अंग्रेजी पर जोर दिया जाता होगा, और लेखिका कह रही हैं कि वहाँ पर प्रार्थना दूसरी थी, तो वहाँ जो प्रार्थना होगी वो अंग्रेजी में होगी, ईसा मसीह के बारे में होगी। और लेखिका कह रही हैं कि बचपन में वो संस्कृत पढ़ा करती थी, माँ के साथ में गीता पढ़ती थी, पूजा पाठ में बैठती थी, तो संस्कृत के शब्द तो उन्हें पूजा पाठ के भजन में मिल सकते होंगे, लेकिन मिशन स्कूल में जो भजन, जो प्रेयर है, वहाँ पर कुछ और ही था। इसीलिए वो कह रही हैं कि मेरा मन नहीं लगा, इन्होंने मिशन स्कूल जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझे क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। तो यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि उनका स्कूल चेंज कर दिया गया, मिशन स्कूल से हटा करके उन्हें क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया, जहाँ पर 5th क्लास में इनका एडमिशन हुआ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो प्याज तक नहीं बनने का मतलब ये है कि हम सब लोगों के खाने में अभी भी एक बात होती है, जब भी हिंदू परिवारों में व्रत त्योहार का समय होता है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खाना बनाने की बात होती है, तो एक बात होती है सात्विक भोजन। और जब सात्विक भोजन बनाने की बात होती है तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। तो लेखिका यही बता रही हैं कि इनके मेस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब पूरी तरह से सात्विक भोजन। आगे कहती हैं कि वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं, 4 स्टूडेंट्स इन 1 रूम। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी का मतलब है सुभद्रा कुमारी चौहान। वो भी एक विदुषी महिला रही हैं, साहित्यकार रही हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनके लिटरेचर वर्क के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो तुक मिलाने का मतलब है कि कविताओं में अक्सर ऐसा होता है कि अगर जैसे एक लाइन खत्म होती है कहानी, तो दूसरी लाइन खत्म होगी पुरानी। एक जगह पे अगर कहानी एक लाइन खत्म होती है घड़ी, तो दूसरी लाइन खत्म होगी पड़ी। एक जगह पर होगा गहना, तो दूसरी लाइन खत्म होगी पहनना। तो इस तरह का तुक मिलाने की बात है, जिसके बारे में लेखिका कह रही हैं कि वो भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, मतलब छोटी छोटी कविताओं लिखने की कोशिश वो करती आई थी। वो कहती हैं कि बचपन में माँ लिखती थीं, पद भी गाती थीं। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थीं। सवेरे सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। ये बहुत ही अच्छा सा भजन है मीरा का। यही सुना जाता था महादेवी वर्मा जी के घर में। प्रभाती गाती थीं उनकी माँ। शाम को मीरा का कोई पद गाती थीं। सुन सुन करके मैंने भी, मेरा कहने का मतलब है महादेवी वर्मा जी ने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। तो ब्रजभाषा की लिपि देवनागरी ही होती है, शब्द भी हिंदी के काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें रीजनल इफेक्ट होता है, जो ब्रजभाषा, ब्रज मथुरा के आसपास के क्षेत्रों के हिसाब से होता है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थीं। खड़ी बोली का मतलब है वो बोली जिस भाषा में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो हमारे आसपास में अखबार में, टेलीविज़न में, किताबों में दिखता है। तो वो कहती हैं कि मैं भी खड़ी बोली में लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। मैं उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं, और अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती हैं।
तो इस तरीके से इनकी जो सीनियर थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनको ये पता चला और अच्छे से पता चल गया कि हाँ, ये महादेवी वर्मा कविता भी लिखती हैं, और उन्होंने ये बात पूरे हॉस्टल को, पूरे कॉलेज को बता दी। और फिर ये कहती हैं कि इसके बाद से इन दोनों में मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, और जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे। यहाँ पर हम लोग का मतलब है महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान से। अब वो कहती हैं कि उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी ये कह रही हैं कि किस तरीके से उनकी पहली कविता स्त्री दर्पण मैगजीन में छपी होगी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे, मतलब ये दोनों कवि सम्मेलनों में जाने लगी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई, उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। इसका मतलब है कि आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, इससे पहले हो सकता है साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा, जो गांधी जी के सत्याग्रह शुरू होने के बाद से स्वतंत्रता के संघर्ष में के केंद्र के तौर पर बदल गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। तो हिंदी का प्रचार का मतलब है देशभक्ति का प्रचार, देश की अपनी भाषा का प्रचार भी। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरियोग जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते। तो अक्सर जो नए कलाकार, नए कवि, नए लेखक होते हैं, किसी फील्ड में जो नए लोग होते हैं, उनके मन में इस तरह का एक्साइटमेंट होता ही है। अगर उन्हें कहीं पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है या उन्हें कहीं इनवाइट करने का मौका होता है, तो उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट वाली बात होती है कि उस प्रोग्राम के दौरान कब उनका नाम लिया जाए, उन्हें मंच पर बुलाया जाए। तो महादेवी जी कहती हैं कि मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था और मुझे लगता है कि हिंदी में मिलता होगा। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। तो इतने सारे उन्होंने प्राइज, इतने सारे पदक उन्होंने कॉलेज की ज़िंदगी में, स्कूल की ज़िंदगी में जीत लिए थे। आगे कहती हैं कि एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। तो उन्हें प्राइज के तौर पर चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थीं। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। तो इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान से शेयर किया और वो दिखाती हैं कि देखो मुझे ये चांदी का कटोरा मिला। तो सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो इस तरह से सहेलियां एक दूसरे के सुख में शरीक होती हैं। तो सुभद्रा जी के बारे में वो बता रही हैं। वो कहती हैं आगे कि उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू का मतलब है महात्मा गांधी आए। तो जैसे हम लोगों के समय में, आज के समय में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, और अगर हमारे शहर में आएंगे तो मैं उन्हें मिलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, भाषण सुनना चाहूँगा। और आप सब जो बच्चे हैं, आप सबके भी मन में क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे एक झलक देख पाएँ, मिल पाएँ। तो यही क्रेज उस समय महात्मा गांधी का रहा होगा। तो वो बताती हैं कि उसी बीच आनंद भवन में बापू आए और हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय 1 रुपये में 16 आने होते थे। और आप लोगों ने 25 पैसा देखा होगा। 25 पैसा का सिक्का शायद आप में से किसी बच्चे ने देखा हो, वो 4 आने को रिप्रेजेंट करता है। और 50 पैसा अगर देखा हो तो 8 आने को रिप्रेजेंट करता है। और 1 रुपया 16 आने को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसके जरिए भी देख सकते हैं कि देश में मुद्रास्फीति का क्या हाल रहा है। तो उसमें बच्चों के पास में 1-1, 2-2 आने होते थे और आजकल मुझे लगता है 50 रुपये, 20 रुपये। तो जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमार चौहान
या कॉलेज की और सारी जो लड़कियां हैं और जो छात्राएं हैं वो अपने पॉकेट खर्च से पैसा बचा करके बापू को देती थी। क्यों देती थी? ताकि इस पैसे की उपयोगिता हो सके देश के स्वतंत्रता संग्राम में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में। तो ये जब उस दिन बापू के पास गईं तो इन्हें जो प्राइज में अपना चांदी का कटोरा मिला था वो भी लेकर के गईं। तो इन्होंने बापू को दिखाया, तो उसके बाद बापू को दिखा करके इन्होंने कहा कि कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो बापू कहने लगे कि अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर के बोले कि तू देती है इसे। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी महादेवी वर्मा जी से उनका जीता हुआ एक जो बड़ा इनाम था चांदी का कटोरा, सोने चांदी की वैल्यू तो हमेशा ही ज़्यादा रहती है ना, और मुझे लगता है कि ये उस समय का उनका सबसे कीमती इनाम, कीमती प्राइज रहा होगा। तो महात्मा गांधी उसे हाथ में लेकर के बोलते हैं या मांगते हैं, कहते हैं कि तू देती है इसे। तो अब महादेवी वर्मा कहती हैं कि अब मैं क्या कहती, ये ना नहीं कर पाई और इन्होंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर के कहते कि कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। तो महादेवी जी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का दुख हुआ कि गांधी जी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें किस कविता को सुनाने पर यह प्राइज मिला है या कविता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। और बजाय इसके उन्होंने इनसे कटोरा मांग लिया। हालांकि वो भी एक बड़े पर्पस के लिए था, लेकिन फिर भी। तो जब लौट करके जब ये सुभद्रा जी से कहती हैं कि कटोरा तो चला गया, अब खीर कैसे खिलाऊं, तो सुभद्रा जी कहती हैं कि और जाओ दिखाने। फिर बोली कि देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। फूल के कटोरे का मतलब है कांसे का कटोरा। फिर भी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उनके मन में प्रसन्नता हो रही थी कि उन्होंने पुरस्कार में मिला अपना कटोरा बापू को दे दिया और एक बहुत बड़े काम के लिए दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहती हैं कि सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ करके चली गईं। हो सकता है उनकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी, और तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर के रहीं। वह कोल्हापुर से आई थी, इसका मतलब है महाराष्ट्र से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। मतलब महादेवी वर्मा जी के पास में थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाता था, क्योंकि उनकी जो दोस्त थी जेबुन्निसा उनके छोटे मोटे काम कर देती थी, जिनसे इनका समय बचता था। जब दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, तो कई बार बड़े हेल्पफुल भी होते हैं और इस तरीके से हेल्प करते भी हैं। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन ने जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था कि वाह, देसी कौवा और मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। अपने देश के लोगों में ये बात है कि उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ में अक्सर लगाव होता है। जैसे अगर मैं बिहार का हूँ तो बिहार की जो भाषा है वज्जिका भोजपुरी, उसके बारे में बातें करूँगा या उसकी तरफदारी करूँगा थोड़ी सी। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि हमारा जो देश है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, तो हमें देश की दूसरी भाषाओं का भी उसी तरीके से सम्मान करना चाहिए जैसे हम अपनी रीजनल भाषा का सम्मान करते हैं। और बात है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो मिलजुल करके तो रहना ही चाहिए। तो आगे वो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उन्होंने देखा कि मैंने सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थीं तो वो बुंदेली में बोलती थीं, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते थे हिंदी में।
उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थीं। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। तो यही बात महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि उस कॉलेज में देश के अलग अलग इलाके से लड़कियां आकर के रहती थीं, जो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में आपस में बात करती थीं, लेकिन वो सब के सब मिलजुल करके हिंदी और उर्दू पढ़ती थी। और जिस किसी लड़की को अगर वहाँ की रीजनल भाषा नहीं आती हो तो मेरे ख्याल से उनके साथ में वो आराम से हिंदी में बात करती थीं, और इन सब में कभी भी कोई विवाद नहीं था, कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं थी कि हम अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम स्पेशल हैं, या हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। अब आगे महादेवी जी कहती हैं कि मैं जब विद्यापीठ आई, इसका मतलब है कि जब उनका जॉब लगा, जब उनको नौकरी मिली, तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वो बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। तो अब यहाँ लेखिका ये बता रही हैं कि वो अपने बचपन के दिनों में कहाँ रहती थीं। तो बताती हैं कि वो जहाँ रहती थी वहाँ कभी जवारा के नवाब रहते थे। नवाब किसे कहते हैं, ये सवाल उठा होगा मन में। तो ऐसा है कि मैं भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय तक रहा हूँ, और वहाँ अवध के उस तरफ का जो इलाका है वहाँ पर अक्सर जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे पहले, और उसके जो चीफ होते थे वो अपने आप को नवाब कहलाना पसंद करते थे। जैसे नवाब सिराजुद्दौला है ना। तो ये बता रही हैं लेखिका कि ये उन्हीं के एक बंगले में रहते थे, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, मतलब अंग्रेज़ों के समय में जितने भी राजा महाराजा या इस तरह के सामंत या नवाब थे, उन्होंने इन सब लोगों का पोस्ट, इनका अधिकार छीन लिया था, और इनको वो बहुत ही सीमित सुविधाएं देते थे, थोड़ा बहुत कुछ मंथली अलाउंस दिया करते थे। अब कहने को तो वो नवाब हैं, लेकिन नवाबी छिन गई। तो अब लेखिका वहाँ की बातें बता रही हैं कि उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती, बेगम साहिबा का मतलब है नवाब की मिसेज, नवाब जी की मिसेज, उनकी वाइफ। तो बेगम साहिबा कहती थी बच्चों से कि हमको ताई कहो। ताई का मतलब होता है चाची, काकी। तो वो कहती थी इनसे कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। तो ये भी एक गौर करने की बात है कि इतनी ज़्यादा मित्रता थी इन लोगों में कि धर्म का अंतर, नवाब या एक सामान्य नागरिक होने का अंतर, इस तरह की बात नहीं थी। इन लोगों में काफ़ी अपनापन था अपने पड़ोस के साथ में, और इस नवाब साहब के परिवार के साथ में भी। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थीं। कहती थीं कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार रहना चाहिए इसका मतलब है फास्ट करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। वो बार बार कहलाती थीं कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे और हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। तो मुझे लगता है कि लहरिये कोई रत्न वगैरह हो सकता है, कोई सिक्के वगैरह की बात हो सकती है, कोई गिफ्ट आइटम हो सकता है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उसी तरह से महादेवी वर्मा जी को भी बगल में एक बेगम साहिबा के लड़के को, जिसको उन्होंने भाई माना था, उसको राखी बांधने पर इन्हें लहरिये मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो इतना भाईचारा था इन लोगों के बीच में कि मुहर्रम में उनके लिए हरे कपड़े बनते, तो इन बच्चियों के लिए भी, महादेवी वर्मा जी के परिवार में जो अगर और बच्चे होंगे या आसपास होंगे तो उनके लिए भी कपड़े बनते थे। फिर वो बताती हैं कि फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ।
फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर के आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। और मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है और मैंने अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उस नवाब साहब के परिवार के साथ में इन लोगों का किस हद तक का अपनापन था, किस तरह से एक दूसरे के घर में आना जाना, एक दूसरे के व्रत त्यौहार पर्व में शरीक होना, एक दूसरे के सुख में दुख में शरीक होना। जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया कि इनके भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा की मिसेज इनके यहाँ कपड़े वगैरह लेकर के आई, गिफ्ट लेकर के आई, और उन्होंने ये भी कहा कि वो दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो इसका मतलब है वो ताई साहिबा 6 महीने तक के लिए इनके यहाँ कपड़े भी लेकर के आई होंगी इनकी माँ के लिए। और उन्होंने इनके घर के छोटे भाई का नाम भी रखा था और वो नाम रखा था मनमोहन। अब आगे लेखिका बता रही हैं मनमोहन के बारे में। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था, नवाब साहिबा की मिसेज ने दिया था। तो इतना प्रेम था लोगों के बीच में। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। मैंने बताया था ना कि अवध के क्षेत्र में अक्सर नवाब हुआ करते थे, और अवध का इलाका होता है फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ और इसके आसपास का इलाका। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था और आज वह सपना खो गया है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर कर रही हैं कि वो अपने बचपन के दिनों में उन्होंने देखा था कि किस तरीके से हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे की हंसी खुशी में शरीक होते थे। और किस तरीके से उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो हॉस्टल में रहा करती थी क्रॉसवर्ड कॉलेज में, तो वहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग बैकग्राउंड या रिलीजन के लोग आकर के रहते थे, अलग अलग भाषा के क्षेत्र के बच्चे आकर के पढ़ते थे, फिर भी उन सब में एका था, सब मिलजुल करके रहते थे। और यहाँ वो बता रही हैं जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, जिसमें वो आखिर में ये कह रही हैं कि उनकी बचपन के समय से लेकर के इस समय तक की स्थिति में इतना माहौल बदल गया कि अब लोगों में वो मेल जोल, वो प्रेम भाव नहीं रहा। अब लोगों में धर्म का अंतर दिखने लगा, धर्म की वजह से अंतर, धर्म की वजह से वैमनस्य दिखने लगा। ये बात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो समय अब सपना था और आज वो सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और मुझे लगता है कि इस लाइन का संबंध भारत की स्वतंत्रता संग्राम के साथ में है, 1947 के बारे में है, जहाँ पर भारत को स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन अपने देश का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा जिसमें एक तरफ भारत होता है और दूसरी तरफ में पाकिस्तान होता है। अब जो कुछ भी उस समय की स्थिति रही होगी, लेकिन इस बंटवारे के बाद से बहुत सारी बातें बदली हैं। और पाकिस्तान जो कि एक समय में भारत का ही हिस्सा रहा है, वहाँ के लोग भारत के ही रहे हैं। आज के समय में आप भारत और पाकिस्तान में देख लो कि इन दोनों में जो यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देने की बातचीत होनी चाहिए, वो है नहीं। क्रिकेट मैच में भी कई बार इस तरह की बातें दिख जाती हैं और अक्सर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी चलती रहती है, इससे वैमनस्य बढ़ता ही है, प्रेम तो नहीं बढ़ता ना। तो यही बात कह रही हैं लेखिका। इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी जब भारत का बंटवारा हुआ होगा, जब उन्हें ये झेलना पड़ा होगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की वजह से या कुछ और भी राजनीतिक दबाव की वजह से
मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ से हट कर के पाकिस्तान में जा कर के बसना पड़ा होगा और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू परिवार के लोगों को वहाँ से अपना सारा कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान में आकर के बसना पड़ा होगा, एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म किया, जिस चैप्टर का नाम था मेरे बचपन के दिन, और ये महादेवी वर्मा जी के बचपन की स्मृति, बचपन की मेमोरी पर बेस्ड था। आगे फिर कभी मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूँगा। इसमें जो तरह तरह के सवाल हैं उसके बारे में, इससे रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शन के शब्द हैं उसके बारे में भी मैं बातें करूँगा। चैप्टर के आखिर में जो शब्द संपदा का सेक्शन है, जहाँ पर ऐसे शब्दों के बारे में बताया गया है जो आपके लिए नए हो सकते हैं या जिसकी मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर यूज आपको नहीं मालूम हो, उसकी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। पहला शब्द है परम धाम। इसका मतलब होता है स्वर्ग, हेवन। प्रतिष्ठित, सम्मानित, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिनाउंड। नक्काशीदार, नक्काशी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, बेल बूटे के काम से युक्त। फूल, फूल यहाँ पर बात है ब्रॉन्ज के बारे में, कांसे के बारे में, तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। निराहार, ये मैंने पहले भी बताया था, इसका हिंदी में मीनिंग है बिना कुछ खाए पिए, और हम लोग फास्ट करना भी बोलते हैं, उपवास रखना भी बोलते हैं। पदक, पदक मेडल्स, प्रशंसा सूचक पुरस्कार, सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जब भी ओलंपिक होते हैं तो आपने सुना होगा ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, तो ये वही पदक की बात है। और ये सिर्फ खेलकूद में नहीं दिए जाते, और भी चीज़ों में, और भी कंपटीशंस में दिए जाते हैं। प्रभाती, प्रभाती का मतलब होता है सुबह सुबह, प्रभात के समय गाया जाने वाला गीत। लहरिया, तो मैंने कहा था ना कि ये कोई गिफ्ट आइटम का नाम होगा, यहाँ उसे डिस्क्राइब किया गया है। रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। तो ये अपने देश की संस्कृति है। हिंदू धर्म में ऐसा है कि शादी व्यवहार में, रक्षाबंधन में, तीज में और बहुत सारे ऐसे व्रत त्यौहार होते हैं जिसमें कुछ खास तरह की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। वाइस चांसलर, ये इंग्लिश का शब्द है और आप इसका मतलब समझ ही रहे होंगे, हिंदी में कहते हैं कुलपति। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और बताना चाहूँगा, और आपको इसमें खुशी भी होनी चाहिए कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट्स डालें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कुछ और भी आप जानना चाहते हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन को भी ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों में, वे सारे दोस्त जो CBSE बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं और उसकी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ में मेरा ये चैनल, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन करने को बोलें। मैं समय समय पर आपके लिए हिंदी ही नहीं, इंग्लिश के भी, सोशल स्टडीज़ के भी, साइंस के भी फुल चैप्टर डिटेल्स वाला लेक्चर डालूंगा, फुल चैप्टर डिस्कशन के साथ में, और इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप किताब पढ़ने का पेन नहीं लेना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं अपने चैप्टर को, तो आप मेरे लेक्चर को ऑडियो लेक्चर की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाम याद रखेंगे YouTube चैनल का, न्यू एज कोचिंग। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।